हेलो फ्रेंड्स, चेंज योर थिंकिंग पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फोकस ऑन व्हाट मैटर्स बाय डेरियस फरू बुक के बारे में। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जब हम उठते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूम रही होती हैं। आज का काम, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट किया जाए, किसका रिप्लाई करना है, ऑफिस में क्या होगा, घर के लोग क्या सोचेंगे, ये सब मिलकर एक ऐसा मेंटल प्रेशर बना देते हैं जो हमारे पूरे दिन का मूड बिगाड़ सकता है। लेकिन अगर हम एक चीज समझ लें तो हमारी जिंदगी थोड़ी आसान हो सकती है, और वो चीज है डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल, यानी कि क्या चीज हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं। स्टोइक फिलॉसफी, जो कि बहुत पुराने जमाने के सोचने का तरीका है, यही सिखाती है कि पीस और हैप्पीनेस तब पॉसिबल होती है जब हम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, बाकी सब चीजों को लेट गो करना सीखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए डेरियस फरू ने अपनी किताब की शुरुआत ही इसी थॉट से की है। उन्होंने इसे बहुत ही मॉडर्न और रिलेटेबल एग्जाम्पल से समझाया है। सोचिए, आपने एक इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड की और उसके लिए पूरी उम्मीद रखते हैं कि लोग लाइक करेंगे, अच्छे कमेंट्स देंगे, लेकिन अगर किसी ने कुछ बुरा कह दिया या फिर लोगों ने इग्नोर कर दिया तो आपको कैसा फील होता है? सैड, एंग्री, डीमोटिवेटेड। लेकिन थोड़ा रुकिए और सोचिए, क्या दूसरों की रिएक्शन आपके कंट्रोल में है? नहीं ना। आपके कंट्रोल में सिर्फ ये था कि आपने क्या फोटो डाली, किस इंटेंशन से डाली और आप खुद उसके बारे में क्या सोचते हैं। बाकी सब लोगों की सोच, उनका टाइम, उनकी फीलिंग्स, ये सब एक्सटर्नल है। और जब हम इन चीज़ों से अपनी पीस को जोड़ देते हैं तो हम अपनी खुशी खुद ही दूसरों के हाथों में दे देते हैं। फॉरू कहते हैं कि हमें हमेशा अपने एक्शंस पर फोकस करना है, उनके रिजल्ट्स पर नहीं। मतलब, अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका फोकस सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि आपने अच्छे से तैयारी की या नहीं, आपने ऑनेस्टली एफर्ट किया या नहीं, जॉब मिलती है या नहीं, वो आपके हाथ में नहीं है। कंपनी की ज़रूरत, बाकी कैंडिडेट्स का लेवल, इंटरव्यूअर का मूड, ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जो अनकंट्रोलेबल हैं। हम अक्सर इसी वजह से परेशान होते हैं कि हम चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो कभी हमारे हाथ में थी ही नहीं। किसी ने रिप्लाई नहीं किया, किसी ने इग्नोर कर दिया, प्रमोशन नहीं मिला, बारिश हो गई, ट्रैफिक लग गया, इन सब चीज़ों को लेकर हम अननेसेसरीली अपसेट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम स्टोइक्स की तरह सोचें तो हम समझ सकते हैं कि हमारी एनर्जी सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर लगनी चाहिए जो हम बदल सकते हैं। ये फिलॉसफी सिर्फ बड़े बड़े डिसीजंस पे नहीं, छोटे छोटे डेली सिचुएशंस में भी बहुत काम आती है। जैसे कि किसी ने आपकी बात काट दी, या आपके काम की तारीफ नहीं की, या किसी ने गलत तरीके से ट्रीट किया। इन सब में आप सिर्फ एक चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, और वो है आपकी रिएक्शन। आपके काम की तारीफ नहीं की या किसी ने गलत तरीके से ट्रीट किया, इन सब में आप सिर्फ एक चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, और वो है आपकी रिएक्शन। आप गुस्सा करेंगे या कामली हैंडल करेंगे, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। फॉरू इस बात को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि हम हर दिन दो तरह की चीज़ों का सामना करते हैं, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। और अगर हम ये हैबिट बना लें कि हम हर सिचुएशन में सबसे पहले ये पहचानें कि ये किस कैटेगरी की चीज़ है, तो हमारा रिएक्शन और माइंडसेट दोनों काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। अगर कोई चीज़ अनकंट्रोलेबल है तो उस पर एनर्जी वेस्ट करने का मतलब है कि हम खुद को अननेसेसरी स्ट्रेस दे रहे हैं। सोचिए, अगर आप किसी इवेंट में जा रहे हैं और रास्ते में बारिश शुरू हो गई। अब आप अपसेट हो सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर आप कामली अम्ब्रेला निकाल सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ये सिंपल एग्जाम्पल दिखाता है कि कैसे हमारा पर्सपेक्टिव हमारा एक्सपीरियंस डिसाइड करता है। फारू का मानना है कि माइंडसेट ही वो लेंस है जिससे हम दुनिया को देखते हैं, और डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल हमें एक क्लियर लेंस देता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि दूसरों को बदलना पॉसिबल है, लेकिन सच्चाई ये है कि किसी को बदलना आपके कंट्रोल में नहीं है। आप सिर्फ अपनी बाउंड्रीज बना सकते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियर रख सकते हैं, और खुद को उस तरह से बिहेव करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं जैसे आप चाहते हैं कि दूसरों से आपको रिस्पेक्ट मिले। जब आप खुद को बदलते हैं तो इनडायरेक्टली सिचुएशंस भी आपके फेवर में आने लगती हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप सिर्फ अपने कंट्रोलेबल एक्शंस पर फोकस करते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आने लगता है, क्योंकि तब आप हर रिजल्ट को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगते हैं, ना कि फेलियर की तरह। फरू बताते हैं कि जब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट समझा तब उन्हें एहसास हुआ कि बहुत सी चीज़ों से डरना बेकार था, जैसे कि रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म या अनसर्टेनिटी, क्योंकि वो सब उनके कंट्रोल में थी ही नहीं, तो डरने का कोई मतलब नहीं था। करियर अनसर्टेनिटी आजकल हर किसी को फेस करनी पड़ती है। कोई जॉब चला जाता है, कोई सैलरी से खुश नहीं है, किसी को अपने काम में पर्पस नहीं मिल रहा। लेकिन अगर हम इस अनसर्टेनिटी को इस नज़र से देखें कि ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो हम उसे एक्सेप्ट करना सीख सकते हैं और फिर अपने एफर्ट को उस डायरेक्शन में लगाना शुरू कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में हो, जैसे न्यू स्किल सीखना,
नेटवर्किंग करना, प्रोजेक्ट्स में खुद को प्रूव करना। इसी तरह से सोशल मीडिया का प्रेशर, किसी और की ज़िंदगी देखकर खुद को कम समझना। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। दूसरों की अचीवमेंट्स देखकर इनसिक्योर फील करना, ये सब तब तक होता है जब तक हम ये नहीं समझते कि वो सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम बस अपनी लाइफ ऑनेस्टली जी सकते हैं। और जब हम खुद के एक्शंस, हैबिट्स और थॉट्स पर फोकस करते हैं तो कंपैरिजन खुद ही फेड हो जाता है। फरू कहते हैं कि जब आप समझ जाते हैं कि पीस तब पॉसिबल है जब आप कंट्रोल छोड़ना सीखते हैं, तब आपकी ज़िंदगी एक अलग ही डायरेक्शन में चलने लगती है। आप ज़्यादा रिलैक्स्ड, फोकस्ड और प्रेजेंट हो जाते हैं, क्योंकि अब आप हर मोमेंट को एक्सेप्टेंस के साथ जीते हैं, ना कि रेजिस्टेंस के साथ। ये कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि स्ट्रेस को हैंडल करने का सबसे आसान तरीका है डिटैच फ्रॉम आउटकम और अटैच टू प्रोसेस। जब हम प्रोसेस पर ध्यान देते हैं तो हम ग्रो करते हैं, सीखते हैं और मैच्योर होते हैं, और ये ही रियल सक्सेस है। हर दिन जब आप किसी सिचुएशन का सामना करें तो बस एक सिंपल सवाल खुद से पूछे, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर हाँ तो एक्शन लीजिए, अगर नहीं तो लेट इट गो। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस आपकी आदत बन जाएगी और आपकी लाइफ में और कामनेस आ जाएगी। इस तरह स्टोइक फिलॉसफी और डैरियस फरो की सिंपल येट पावरफुल एक्सप्लेनेशन हमें एक ऐसा माइंडसेट देती है जो आज के तेज और कंफ्यूज्ड वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी है। पीस जो हम बाहर ढूंढते हैं वो अंदर से आती है, और उसका रास्ता यही है, कंट्रोल को समझना और उसे सही तरीके से अप्लाई करना। अगर आप ये फिलॉसफी अपनाते हैं तो शायद प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होगी, लेकिन उनका असर ज़रूर कम हो जाएगा। और यही तो हम सब चाहते हैं, एक पीसफुल, क्लियर और फुलफिलिंग लाइफ। जब हम जिंदगी के बारे में गहराई से सोचते हैं तो हमें एहसास होता है कि बहुत सारी परेशानियां हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर से आती हैं। हम खुद को लेकर बहुत कुछ सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, डरते हैं, खुद को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, लोगों से वैलिडेशन मांगते हैं और फिर भी खुद से कभी खुश नहीं हो पाते। इन्हीं इमोशंस और थॉट्स को समझने का एक तरीका है स्लो डाउन करना, बैठकर अपने मन से बात करना, यानी एक तरह का सेल्फ मेडिटेशन। और यही काम करती हैं वो चिट्ठियाँ। हर एक लेटर जैसे एक छोटा सा मेडिटेशन हो। इस किताब में हर लेटर 2 से 4 पेज की होती है, लेकिन उसके अंदर जो बात कही जाती है वो सीधे दिल और दिमाग तक पहुंचती है। हर लेटर किसी एक खास थीम पर बेस्ड होती है, जैसे फियर, ओवरथिंकिंग, कंपैरिजन, चेजिंग वैलिडेशन या फिर लेटिंग गो। और क्योंकि ये छोटी छोटी रिफ्लेक्शंस होती हैं, इसलिए इन्हें पढ़ना आसान होता है और बार बार पढ़ने का मन करता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अपना दोस्त हमें समझा रहा हो, या शायद हम खुद अपने दिल की बातों को कागज़ पर पढ़ रहे हों। हर लेटर एक सवाल उठाती है, फिर धीरे धीरे उस सवाल का जवाब ढूंढती है, लेकिन वो जवाब हमें खुद के अंदर ही मिलता है। जैसे कि एक लेटर में फियर की बात होती है। हम सभी किसी न किसी डर से जूझ रहे होते हैं, कभी फेलियर का डर, कभी रिजेक्शन का, कभी अकेले रह जाने का। लेकिन इस लेटर में बताया गया है कि डर को अवॉइड करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको समझना और उसका सामना करना। ये डर हमें कुछ सिखाने आया है, ना कि हमें रोकने। जब हम डर के साथ बैठते हैं, उसे पूछते हैं कि तू मुझे क्या दिखाना चाहता है, तो हमें क्लैरिटी मिलने लगती है। फिर एक दूसरी लेटर में ओवरथिंकिंग की बात होती है। ये बहुत रिलेटेबल है, क्योंकि हम सब किसी ना किसी बात को बार बार सोचते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, कोई सिचुएशन वैसी नहीं रही जैसी हमने सोची थी, या फिर हम फ्यूचर को लेकर एंग्शियस हो जाते हैं। ये लेटर हमें सिखाती है कि सोचते रहना सल्यूशन नहीं लाता, बल्कि और कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। जब हम ओवरथिंकिंग में फंस जाते हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ये लेटर हमें ग्राउंडेड होने का तरीका सिखाती है। ब्रीथ करो, पॉज करो और ट्रस्ट करो कि जो होना है वो होगा। हर चीज़ को बार बार एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। एक और पावरफुल लेटर होती है वैलिडेशन के बारे में। हम सब किसी न किसी तरह से लोगों से अप्रूवल चाहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर लाइक्स हों या रियल लाइफ में तारीफें हों। हम अपनी वर्थ को दूसरों के रिएक्शन से मेजर करने लगते हैं। लेकिन ये लेटर एक जेंटल रिमाइंडर देती है कि हमारी वैल्यू पहले से है, हमें उसे साबित करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम दूसरों की नज़रों में परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं तो हम खुद से दूर हो जाते हैं, लेकिन जब हम खुद से जुड़ते हैं तो वैलिडेशन की ज़रूरत धीरे धीरे कम होने लगती है। ये लेटर पढ़कर ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे दिल की बात कह दी हो। इन लेटर्स की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये बहुत सिंपल भाषा में लिखी गई है।
ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत हैवी फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे एक दोस्त ने हमें एक ऑनेस्ट चित्र लिखी है जो हमें सच के थोड़े करीब ले जा रही है। हर लाइन में एक ऑनेस्टी होती है, एक सॉफ्टनेस होती है, और शायद इसीलिए ये लेटर्स इतनी कनेक्ट करती है। हर लेटर के बाद मन करता है कि थोड़ा रुकें, सोचें और उस थॉट को अपने अंदर अब्जॉर्ब करें। ये लेटर्स कोई क्विक फिक्स या मोटिवेशन स्पीच नहीं है। ये धीरे धीरे असर करती हैं, जैसे हल्की बारिश जमीन को गहराई तक भिगो देती है। इन्हें पढ़ते हुए लगता है कि हमें हर आंसर अभी नहीं चाहिए, बस हमें ये जानना है कि हम अकेले नहीं हैं और हम धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं। इस फॉर्मेट की एक खास बात यह है कि ये रिपीटेबल है। आप आज कोई लेटर पढ़ें, फिर एक हफ्ते बाद दोबारा उसी लेटर को पढ़ें, तो उसका मीनिंग और भी गहरा लगता है, क्योंकि हर बार हम किसी न्यू थॉट या फीलिंग के साथ उस लेटर को देखते हैं। जैसे कि मेडिटेशन में हम रोज वही ब्रेथ ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन हर दिन उसका एक्सपीरियंस अलग है, उस फीलिंग के साथ उस लेटर को देखते हैं। जैसे कि मेडिटेशन में हम रोज वही ब्रेथ ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन हर दिन उसका एक्सपीरियंस अलग होता है, वैसे ही ये लेटर्स भी हर बार नए मीनिंग ले आती हैं। इन चिट्ठियों को पढ़ना एक तरह से खुद के साथ कॉन्वर्सेशन करने जैसा है। जब हम किसी लेटर को पढ़ते हैं तो वो हमारे अंदर कुछ अनलॉक करती है, कभी पुरानी यादें, कभी कोई बरीड फीलिंग, कभी कोई क्लैरिटी, और उस मोमेंट में हम थोड़ा सा खुद को बेटर समझ पाते हैं। और शायद यही सबसे बड़ा गिफ्ट है, खुद से जुड़ने की एबिलिटी। कुछ लेटर्स थोड़ी रॉ होती हैं, जैसे ग्रीफ या लोनलीनेस पर लिखी गई, लेकिन ये दर्द भी बहुत ऑथेंटिक तरीके से शेयर किया गया है। ऐसा नहीं लगता कि हमें बस स्ट्रांग बनो या पॉजिटिव सोचो कहा जा रहा है, बल्कि ये लेटर्स हमें अलाउ करती हैं कि हम अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करें, उनके साथ बैठें और धीरे धीरे हीलिंग की तरफ बढ़ें। इन लेटर्स को किसी भी ऑर्डर में पढ़ा जा सकता है। कोई रूल नहीं है कि किसे पहले पढ़ना है। जिस दिन जैसा फील हो रहा है वैसी लेटर उठा लो। ये फ्रीडम भी बहुत सूदिंग लगती है, क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि हीलिंग और ग्रोथ लीनियर नहीं होते। कभी कभी हमें पीछे जाना पड़ता है ताकि आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ मिले। हर लेटर एक जेंटल पॉज है। ये हमें तेज दुनिया की भागदौड़ से थोड़ा ब्रेक देती है। ये सिखाती है कि हर आंसर जल्दबाजी में नहीं मिलता। कभी कभी बस बैठकर सुनना होता है, अपने मन की आवाज़ को, अपने दिल की विस्पर्स को। और इन लेटर्स में वो शांत आवाज़ मिलती है जो कहती है, इस किताब की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये आपको बेहतर बनने की ज़रूरत नहीं बताती, बल्कि ये आपको याद दिलाती है कि आप जैसे हो वैसे ही बहुत इनफ हो। इसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, सिर्फ एक्सेप्टेंस है। और शायद आज की दुनिया में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर लेटर एक गिफ्ट है माइंड के लिए, हार्ट के लिए और सोल के लिए। और जब आप इसे पढ़ते हैं तो ये एक्सपीरियंस सिर्फ एक किताब पढ़ने का नहीं होता, बल्कि एक जर्नी का होता है। ऐसी जर्नी जो बाहर की नहीं, अंदर की होती है। और यही जर्नी सबसे खूबसूरत होती है। अगर आप कभी कंफ्यूज महसूस कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, या बस खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहते हो, तो इन लेटर्स की तरफ लौट आइए। ये आपको धीरे धीरे उस वर्जन की ओर ले जाएंगी जो आप हमेशा से थे, बस भूल गए थे। और हर बार आपको याद दिलाएंगी कि क्लैरिटी, पीस और सेल्फ लव बाहर नहीं, आपके ही अंदर है। आज की दुनिया में हम सबको एक चीज़ लगातार खींच रही है, डिस्ट्रैक्शन। हर तरफ से नोटिफिकेशंस आ रही हैं, हर पल कुछ ना कुछ नया दिख रहा है, और हमारा माइंड एक जगह टिक ही नहीं पाता। हम कुछ करने बैठते हैं और कुछ ही मिनट में फ़ोन उठाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, फिर भूल जाते हैं कि असल में करना क्या था। यही है वो डिजिटल नॉइस जिसके बारे में डेरियस फोरू बात करते हैं। उनके मुताबिक ये नॉइस बस आवाज़ नहीं है, ये हमारी क्लैरिटी, फोकस और अल्टीमेटली हमारी जिंदगी को क्वाइटली खा रही है। ये कोई ओवरस्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि जो भी हम अचीव करते हैं वो हमारी अटेंशन के यूज़ पे ही डिपेंड करता है, चाहे वो लर्निंग हो, रिलेशनशिप्स हों, करियर गोल्स हों या सेल्फ ग्रोथ। हर चीज़ के लिए सबसे पहले हमें अपना ध्यान देना होता है। लेकिन जब ध्यान ही बटा हुआ हो, जब हर 2 मिनट में हम किसी दूसरे टैब पे चले जाते हैं, जब हर बीप पे हमारा माइंड वॉन्डर कर जाता है, तो हम किसी भी चीज़ में गहराई से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। सोचो, जब हम किसी दोस्त से बात कर रहे होते हैं और बीच में फ़ोन चेक करते हैं, तो ना हम उस दोस्त को पूरी तरह सुन पा रहे होते हैं और ना ही उस कनेक्शन को ट्रूली महसूस कर पाते हैं। वैसे ही जब हम कोई किताब पढ़ रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं और माइंड बार बार किसी दूसरे थॉट या अलर्ट की तरफ भाग रहा होता है, तो वो मोमेंट धीरे धीरे खो जाता है। ये डिस्ट्रैक्शन सिर्फ टाइम नहीं खाता, ये हमारे अंदर की शांति, क्रिएटिविटी और सैटिस्फैक्शन को भी साइलेंटली ख़त्म कर रहा होता है।
फोरू इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपनी अटेंशन को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। जैसे हम पैसे बचाते हैं, वैल्यूएबल्स को लॉक में रखते हैं, वैसे ही हमें अपने ध्यान को भी कॉन्शियसली गार्ड करना चाहिए। वो कहते हैं कि आज की दुनिया में अटेंशन ही असली करेंसी है और हर प्लेटफॉर्म, हर ब्रांड इसी के पीछे पड़ा है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, ये सब हमारी अटेंशन के लिए compete कर रहे हैं और हम बिना सोचे समझे वो अटेंशन बांटते जा रहे हैं। एक रील यहाँ, एक ट्वीट वहाँ, एक आर्टिकल बीच में। धीरे धीरे हमारा माइंड शैलो हो जाता है। हम सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ भी गहराई से नहीं समझ पाते। इस डिजिटल डिस्ट्रैक्शन की कॉस्ट बहुत सटल होती है, इसलिए हम उसे तुरंत महसूस नहीं करते। लेकिन जब दिन खत्म होता है और हम सोचते हैं कि हमने क्या किया, तो लगता है कि कुछ भी पूरा नहीं हुआ, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। हाफ डन वर्क, स्कैटर्ड थॉट्स और परपेचुअल डिससैटिस्फैक्शन। फोरू कहते हैं कि इस साइकिल को तोड़ने का पहला स्टेप है अवेयरनेस। हमें यह समझना होगा कि क्या डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और क्यों। एक पावरफुल पॉइंट जो वो बताते हैं वो है डिस्ट्रैक्शन की जड़ बोर्डम नहीं बल्कि डिस्कम्फर्ट है। हम अनकंफर्टेबल इमोशन से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागते हैं। जब कोई टास्क बोरिंग लगने लगता है, या जब हम एंग्शियस फील करते हैं, या जब कोई कॉन्वर्सेशन हमें इमोशनली चैलेंज करती है, हम फ़ोन उठा लेते हैं, फीड स्क्रॉल करने लगते हैं। वो टेम्पररी एस्केप हमें अच्छा फील कराता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हमारी कैपेसिटी को कमज़ोर करता है। फोरू सजेस्ट करते हैं कि हमें अपने दिन को ऐसा डिज़ाइन करना चाहिए जहां हमारी अटेंशन सेफ रहे। इसका मतलब है कि हमें इंटेंशनल बनना पड़ेगा। क्या देखना है, कब देखना है और कितना देखना है, ये डिसाइड करना होगा। हर बार फ़ोन पे हाथ जाने से पहले खुद से पूछो, क्या ये ज़रूरी है? क्या ये मेरे गोल को सपोर्ट करता है? क्या ये मुझे क्लियर करता है या और कंफ्यूज करता है? वो मॉर्निंग रूटीन के बारे में भी बात करते हैं। कैसे दिन की शुरुआत का तरीका पूरे दिन की टोन सेट करता है। अगर हम उठते ही फ़ोन देखने लगते हैं, नोटिफिकेशंस चेक करते हैं, तो हमारा माइंड रिएक्टिव मोड में चला जाता है। हम अपने दिन को कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि दिन हमें कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन अगर हम सुबह का पहला घंटा इंटेंशनल चीज़ों में लगाएं, जैसे जर्नलिंग, रीडिंग, साइलेंस, डीप वर्क, तो हमारी अटेंशन धीरे धीरे ट्रेन होने लगती है। इस अटेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए फोरो कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज भी बताते हैं, जैसे टाइम ब्लॉक्स का यूज़ करना, डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन्स क्रिएट करना, डिजिटल डिटॉक्स लेना, और सबसे ज़रूरी, बोर्डम को टॉलरेट करना सीखना। जब हम बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठे रहते हैं तो शुरू में अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वही बोर्डम आइडियाज़ में बदलने लगता है, क्लैरिटी में बदलने लगता है। हमारे बेस्ट थॉट्स तब आते हैं जब हम बस सोच रहे होते हैं, ना कि किसी फीड में डूबे होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात जो वो बताते हैं वो है डीप वर्क और शैलो वर्क का फ़र्क। बहुत बार हम पूरे दिन बिजी रहते हैं लेकिन कुछ मीनिंगफुल नहीं करते हैं। हम ईमेल्स रिप्लाई कर रहे होते हैं, मैसेजेस भेज रहे होते हैं, टैब स्विच कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ भी डीप नहीं होता। डीप वर्क वहीं पॉसिबल है जहां डिस्ट्रैक्शन ना हो, जहां हमारा दिमाग फ्लो में जा सके, और उस जोन में पहुंचने के लिए अटेंशन को डिसिप्लिन करना पड़ता है। डिस्ट्रैक्शन की वजह से हमारी क्रिएटिविटी भी सफ़र करती है। हम सोचते हैं कि स्क्रॉलिंग से हमें इंस्पिरेशन मिलेगा, लेकिन होता उल्टा है। माइंड ओवरवेल्म्ड हो जाता है, कंपैरिजन शुरू हो जाती है और खुद पे डाउट होने लगता है। फोरू कहते हैं कि असली इंस्पिरेशन साइलेंस से आती है। जब माइंड क्वाइट होता है तभी वो ऑब्जर्व कर सकता है, इमेजिन कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। उनका पूरा मैसेज यही है कि डिस्ट्रैक्शन की प्राइस सिर्फ समय नहीं होती, वो हमारी पीस ऑफ माइंड, क्वालिटी ऑफ वर्क और हमारी आइडेंटिटी तक को अफेक्ट करती है। जब हम बार बार किसी दूसरे की आवाज़ सुनते हैं तो धीरे धीरे अपनी आवाज़ खो देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने ध्यान को रिक्लेम करें, उसे उस डायरेक्शन में यूज़ करें जहां ग्रोथ हो, क्लैरिटी हो और मीनिंग हो। ये सब बातें पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि हम सब कभी ना कभी इस ट्रैप में फंसे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे बाहर निकलने का रास्ता भी हमारे पास ही है। बस हमें थोड़ा सा अवेयरनेस, थोड़ा सा करेज और थोड़ा सा स्ट्रक्चर चाहिए। हम सब अपने दिन को ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं जहां नॉइज़ कम हो और पर्पस ज़्यादा। जब हम अपनी अटेंशन की वैल्यू समझने लगते हैं तो हम ऑटोमेटिकली सिलेक्टिव बन जाते हैं। हम हर चीज़ को इंपॉर्टेंस देना बंद कर देते हैं और उन्हीं चीज़ों को चुनते हैं जो हमारे लिए रियल में मैटर करती हैं, और यही ध्यान से जीने की शुरुआत होती है। फोरू हमें डराते नहीं हैं, वो इंस्पायर करते हैं। उनका अंदाज ऐसा होता है जैसे कोई दोस्त धीरे से कह रहा हो, तुम केपेबल है, बस थोड़ा कॉन्शियस हो जा।
और शायद यही बात हमें अंदर तक छूती है। वो हमें सिखाते हैं कि आज की दुनिया में अटेंशन को बचा लेना ही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो अगली बार जब हम बेवजह फ़ोन उठाएं तो बस पूछें, क्या मैं अपना सबसे कीमती एसेट किसी और को दे रहा हूं? अगर आंसर हाँ है तो चॉइस हमारे पास है, उसे वापस लेने की, उसे सही जगह इन्वेस्ट करने की और डिस्ट्रैक्शन के शोर में भी अपनी क्लैरिटी को बचाए रखने की। यही फोरू का सच्चा मैसेज है। अटेंशन को बचाओ क्योंकि यही तुम्हारा असली पावर है। कई बार हम रात को लेटकर सोचते हैं, काश उस वक्त ये किया होता, काश उस बात को सीरियस लिया होता, काश उस इंसान से खुल के बात की होती। ऐसे काश ही तो असली रिग्रेट होते हैं। डेरियस फोरो इस इमोशन को बड़ी सादगी और सच्चाई से समझाते हैं। उनके मुताबिक रिग्रेट सिर्फ इसलिए नहीं आता कि हमसे कोई गलती हो गई, बल्कि इसलिए आता है क्योंकि हमारे एक्शंस हमारे वैल्यूज से मैच नहीं करते। जब हम ऐसा कुछ कर बैठते हैं जो दिल के सच से अलग होता है, तब रिग्रेट धीरे धीरे अंदर पनपता है। हम सब ने कभी ना कभी ये फील किया है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो दिल से ठीक नहीं लगता, लेकिन हम करते हैं क्योंकि सब कर रहे हैं या यही करना चाहिए। ये छोटी छोटी मिसमैचेस ही बाद में बड़े रिग्रेट में बदल जाती हैं। फोरू यही कहते हैं, रिग्रेट को अवॉइड करने का तरीका ये नहीं है कि हम परफेक्ट बन जाएं, बल्कि ये है कि हम अपने आप को अच्छे से जानें। हम ये समझें कि हमारे लिए सच्चे मायने में क्या इंपॉर्टेंट है। ये समझना होगा कि मेरे वैल्यूज क्या हैं, मैं किस प्रिंसिपल से जीता हूं। जब मैं इस बात को क्लियर कर लूंगा तो मेरे डिसीजन अपने आप अलाइन होने लगेंगे। कि हम परफेक्ट बन जाएं, बल्कि ये है कि हम खुद से बार बार पूछते रहें, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरे लिए सच में इंपॉर्टेंट है। ये सवाल छोटा सा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। इमेजिन करो, अगर हर दिन हर डिसीजन से पहले हम खुद से ये पूछें कि क्या ये मेरे लाइफ के पर्पस से अलाइंड है, तो शायद हम बहुत सारे गलत स्टेप्स बचा सकते हैं। अक्सर हम ऑटो पायलट पर जीते हैं, सेम रूटीन, सेम जॉब, सेम कंप्लेंट्स, बिना ये सोचे कि क्या ये सच में वही चीज़ें हमें फुलफिल करती हैं। फुरू यही पैटर्न तोड़ने को कहते हैं। वो बताते हैं कि रिग्रेट सिर्फ पास्ट का पछतावा नहीं है, ये एक सिग्नल है। जब हमें किसी चॉइस पर रिग्रेट होता है तो वो हमारे अंदर की किसी इग्नोर्ड ट्रूथ की तरफ इशारा कर रहा होता है। जैसे अगर किसी जॉब को लेकर रिग्रेट हो तो शायद वो जॉब हमारे पैशन या वैल्यूज से मेल नहीं खा रही थी। अगर किसी रिलेशनशिप को लेकर पछतावा हो तो शायद हमने अपने इमोशंस को ऑनेस्टली एक्सप्रेस नहीं किया था। रिग्रेट एक फीडबैक है, एक मिरर जो दिखाता है कि हमने कहाँ खुद से समझौता किया। अब सोचो, अगर हम ये समझ जाएं कि रिग्रेट अवॉइड करने का तरीका यही है कि हम अलाइंड रहें, यानी जो सोचें वो बोलें और जो बोलें वही करें, तो लाइफ में क्लैरिटी खुद ब खुद आने लगती है। फोरू हमें एनकरेज करते हैं कि हम प्रोएक्टिव बने, यानी पहले से सोचें और डिसाइड करें कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सिर्फ तब हम वैल्यूज बेस्ड डिसीजंस ले पाएंगे। वैल्यूज का मतलब सिर्फ बड़े बड़े वर्ड्स नहीं है, ऑनेस्टी, काइंडनेस, ग्रोथ, करेज, बल्कि वो चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को मीनिंग देती हैं। फोरू कहते हैं कि अगर हम खुद के लिए क्लियर नहीं है कि हमारे वैल्यूज क्या हैं, तो हम दूसरों के स्टैंडर्ड्स पर जीने लगते हैं, और जब दूसरों के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं तो रिग्रेट ऑलमोस्ट गारंटीड होता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि कई बार रिग्रेट इमीडिएट नहीं आता। आज हम किसी चीज को कॉम्प्रोमाइज करते हैं और लगता है चलो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है वही छोटी चीज भारी लगने लगती है। ईयर्स लेटर हम रियलाइज करते हैं कि हमने अपने ड्रीम्स को इग्नोर किया, अपनी आवाज को दबाया, अपनी प्रायोरिटीज को पोस्टपोन किया। फोरू कहते हैं कि फ्यूचर रिग्रेट से बचने का एक ही तरीका है, प्रेजेंट में कॉन्शियस चॉइसेस लेना। उनका फोकस इस बात पर भी है कि हमें अपने इमोशंस को जज नहीं करना चाहिए, रिग्रेट को भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, समझना चाहिए। वो कहते हैं कि रिग्रेट को गिल्ट में बदलना जरूरी नहीं है, इंस्टेड उसे एक गाइड की तरह देखो जो तुम्हें बताता है कि तुम्हें अब क्या बदलना है। ये शिफ्ट बहुत पावरफुल है। हम रिग्रेट को सेल्फ ब्लेम की जगह सेल्फ ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। एक और लेयर जो फोरू इस डिस्कशन में जोड़ते हैं वो है टाइम की इंपॉर्टेंस। टाइम वो रिसोर्स है जो सबसे जल्दी खत्म होता है, और रिग्रेट का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम सोचते हैं मेरे पास और टाइम होता तो मैं फिल इन दी ब्लैंक। लेकिन सच ये है कि टाइम हमेशा लिमिटेड रहेगा, इसलिए हमें आज ही ये क्लैरिटी चाहिए कि हम अपना समय कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या वो काम जो हम रोज कर रहे हैं वो हमारे फ्यूचर सेल्फ को प्राउड फील कराएगा? यहाँ पर फोरू बार बार ये अर्ज करते हैं कि अपने एक्शंस को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करो। क्या हम अपने लाइफ डिसीजंस अपने डर से ड्रिवन होकर ले रहे हैं या अपने वैल्यूज से? क्या हम वैलिडेशन के लिए किसी और की लाइफ जी रहे हैं या अपनी सच्ची इच्छाओं को फॉलो कर रहे हैं? जब हम खुद से ये सवाल पूछते हैं तो धीरे धीरे हमारी चॉइसेस क्लियर होने लगती हैं।
अब ये मत समझो कि फोरू किसी आइडियलिस्टिक वर्ल्ड की बात कर रहे हैं जहां कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो खुद कहते हैं कि रियल वर्ल्ड में कभी कभी हमें कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि वो कॉम्प्रोमाइज हमारे किस वैल्यू से कॉन्फ्लिक्ट करता है। अगर हमें समझ है तो रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि हमने कॉन्शियस डिसीजन लिया होता है। कई बार हम सोचते हैं कि रिग्रेट से बचना है तो बस रिस्क मत लो, रिग्रेट नहीं होता, लेकिन फोरू इसे गलत मानते हैं। उनके अनुसार सबसे बड़ा रिग्रेट वही होता है जो हम कभी ट्राई ही नहीं करते। किसी ड्रीम को पूरी तरह जीने से डरना, किसी रिलेशनशिप में वल्नरेबिलिटी ना दिखाना, किसी टैलेंट को सप्रेस करना, ये सब साइलेंट रिग्रेट्स बन जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं, लिव बोल्डली बट वाइजली। अपने हार्ट की सुनो लेकिन दिमाग से चलो, एक्शंस लो लेकिन वैल्यूज से अलाइन रहकर। ये सारी बातें बड़ी रियल और रिलेटेबल लगती हैं, क्योंकि हम सब कभी ना कभी उस मोड पर होते हैं जहां दो रास्ते होते हैं, एक आसान पर बिना पर्पस वाला और एक मुश्किल लेकिन मीनिंग से भरा हुआ। फोरू यही कहते हैं कि पैशन चूज करो, क्योंकि वही रिग्रेट फ्री लाइफ की शुरुआत होती है। अगर आप किसी क्रॉस रोड पर हो, किसी कंफ्यूजन में हो कि क्या करना सही है, तो बस एक सवाल खुद से पूछो, क्या ये मेरे लिए सच में मायने रखता है? ये सवाल एक कंपस की तरह है। यह आपको डायरेक्शन देगा जब माइंड कंफ्यूज्ड हो, जब वर्ल्ड लाउड हो, और यही डायरेक्शन आपको उन रिग्रेट से बचाएगी जो दिल में सालों तक छुपते रहते हैं। फोरू की बातों से यह साफ होता है कि रिग्रेट कोई एनिमी नहीं है, ये एक टीचर है, लेकिन उसे सीखने के लिए हमें सुनना आना चाहिए, रुकना आना चाहिए और पूछना आना चाहिए, क्या मैं वो कर रहा हूं जो मुझे सच में करना चाहिए? अगर हम रोज थोड़ी देर रुककर ये सवाल पूछें तो शायद हमारी जिंदगी रिग्रेट फ्री नहीं तो कम से कम रिग्रेट अवेयर जरूर हो सकती है। आखिर में बात वही है, एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए क्लैरिटी चाहिए, करेज चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए। क्लैरिटी की क्या इंपॉर्टेंट है, करेज उस रास्ते पर चलने की, और कंसिस्टेंसी उस ट्रूथ को हर दिन जीने की। और जब ये तीनों मिल जाते हैं तो रिग्रेट की जगह सेटिस्फैक्शन, गिल्ट की जगह ग्रोथ और कंफ्यूजन की जगह पर्पस आ जाता है। यही तो असली विन है। यही फोरू का मैसेज है, अपने एक्शंस को अपने वैल्यू से मैच करो और देखो कैसे जिंदगी रिग्रेट से फ्री और मीनिंग से फुल हो जाती है। किसी को फेलियर का डर, किसी को रिजेक्शन का, किसी को अकेलेपन का, तो किसी को बदलाव का, लेकिन डायरियास फोरू इस डर को कुछ अलग नजर से देखने को कहते हैं। उनके अनुसार डर हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि एक गाइड है, एक सिग्नल जो बताता है कि कहाँ हमें करेज की जरूरत है। स्टोइक फिलॉसफी भी यही सिखाती है कि डर को खत्म करने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे समझो, ऑब्जर्व करो और यूज करो। जब भी हम कोई नया कदम लेने की सोचते हैं तो सबसे पहले जो सामने आता है वो डर ही होता है। ना कहने से, जॉब छोड़ने से, पार्टनर से बात करने से, नए शहर में मूव होने से, हर जगह डर आड़े आता है। फोरू मानते हैं कि इस डर से भागने की बजाय हमें खुद से ये पूछना चाहिए, इस डर के पीछे क्या अपॉर्चुनिटी छुपी है? क्योंकि डर वहीं आता है जहां कुछ मीनिंगफुल होता है, जहां कुछ बड़ा हो सकता है, जहां ग्रोथ की पोटेंशियल हो। अगर किसी को पब्लिक प्लेस पर बोलने में डर लगता है तो शायद वहीं उसकी ग्रोथ है, क्योंकि वहां उसका सेल्फ एक्सप्रेशन है। अगर किसी को जॉब छोड़कर अपना काम शुरू करने में डर लग रहा है तो शायद वहां उसकी फ्रीडम छुपी है। डर हमें बताता है कि कहां हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले हैं, और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही तो करेज का असली मतलब होता है। फोरू इस बात पर जोर देते हैं कि डर को सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। स्टोइसिज्म का नजरिया ये नहीं है कि मैं फियरलेस बन जाऊं, बल्कि यह है कि मैं डर को फेस करूं और फिर भी सही काम करूं। स्टोइक्स मानते हैं कि फियर एक नेचुरल इमोशन है, यह हमें अलर्ट करता है, प्रिपेयर करता है, लेकिन यह हमें रोकना नहीं चाहिए। बल्कि जब डर आता है तो वो एक सिग्नल है कि अभी हमें थोड़ी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, थोड़ी एक्स्ट्रा क्लैरिटी और थोड़ी एक्स्ट्रा फेथ की जरूरत है। कई बार हम डर को ओवरथिंक करके बहुत बड़ा बना देते हैं। हम खुद को फ्यूचर के ऐसे सिनेरियोज दिखाने लगते हैं जो अभी एग्जिस्ट भी नहीं करते। फोरू कहते हैं कि ज्यादातर डर इमेजिनेशन से आते हैं, रियलिटी से नहीं। और जब हम ये रिकग्नाइज कर लेते हैं कि डर सिर्फ हमारे माइंड में बना हुआ एक थॉट है, तो उस पर पावर कम होने लगती है। उदाहरण के लिए, एक इंसान जो किसी पब्लिक इवेंट में जाने से डरता है, वो खुद को पहले ही इतना थका देता है कि लोग क्या सोचेंगे, क्या मैं गलत ना बोल दूं, मेरे मजाक तो नहीं उड़ेगी। फोरू इसे इंकरेज करते हैं कि हम डर से बात करें, उसे भागे नहीं। इमेजिन करो, डर एक दोस्त की तरह तुम्हारे सामने बैठा है, उससे पूछो तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो। ये सिंपल शिफ्ट डर से बात करना हमें एम्पावर कर सकता है। जब हम डर के पीछे की कहानी समझते हैं तो हम उसमें छुपी हुई क्लैरिटी को पकड़ सकते हैं। स्टोइसिज्म में एक और ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है वर्चुअस एक्शन, यानी ऐसा काम जो हमारे वैल्यूज से मेल खाता हो। वैल्यूज जैसे ऑनेस्टी, काइंडनेस, ग्रोथ, करेज। फोरू कहते हैं कि जब भी डर आए तो उस डर को ट्रिगर मानो किसी वर्चुअस एक्शन के लिए। अगर आपको सच बोलने में डर लग रहा है तो शायद वही सच बोलना आपके लिए सही एक्शन हो।
अगर आप किसी अनफेयर सिचुएशन को चैलेंज करने से डर रहे हो तो वही करेज आपको एक बेटर इंसान बनाएगा। डर को जीतने की सबसे आसान और सच्ची टेक्निक यही है एक्शन लेना। फियर पैरालाइजेस बट एक्शन फ्रीज, ये फोरू की फिलॉसफी का कोर है। वो कहते हैं कि हम जितना डीले करते हैं डर उतना स्ट्रांग होता जाता है, लेकिन जैसे ही हम एक छोटा स्टेप भी लेते हैं डर की पकड़ थोड़ी लूज हो जाती है, और यही छोटे स्टेप्स हमें लॉन्ग रन में फियरलेस नहीं बल्कि करेजफुल बनाते हैं। ये फर्क समझना जरूरी है। फियरलेस बनना मतलब डर नहीं होना, लेकिन करेजफुल बनना मतलब डर होते हुए भी आगे बढ़ना। फोरू यही सिखाते हैं कि ग्रेटनेस की जर्नी पर डर आना नॉर्मल है, बल्कि जरूरी है। अगर डर नहीं आएगा तो शायद वो रास्ता ही छोटा है। एक और पावरफुल पॉइंट जो फोरू बताते हैं वो ये है कि हमें अपने डर को कैटेगराइज करना चाहिए। हर डर इक्वल नहीं होता। कुछ डर लॉजिकल होते हैं, जैसे फायर से डरना या किसी हादसे से बचना, लेकिन कुछ डर प्योरली साइकोलॉजिकल होते हैं, जैसे किसी की ओपिनियन से डरना या फेलियर की कल्पना से डरना। पहले एनालाइज करो, फिर जहां लॉजिकल डर है वहां सेफ्टी रखो, और जहां साइकोलॉजिकल डर है वहां सेल्फ अवेयरनेस और रिफ्लेक्शन से आगे बढ़ो। डर हमें स्लो कर सकता है, लेकिन अगर हम उसे अंडरस्टैंड करें तो वही डर हमें सही डायरेक्शन में पुश भी कर सकता है। फोरू यह भी सजेस्ट करते हैं कि आप डर का एक जर्नल रखो। जब भी कोई डर सताए उसे लिखो, क्या डर है, क्यों है, और उससे जुड़ी रियलिटी क्या है। यह प्रोसेस क्लैरिटी देता है और कई बार डर की इंटेंसिटी को आधा कर देता है। एक और आइडिया जो बहुत ब्यूटीफुल है वो ये कि डर की वजह से रिग्रेट मत पालो। अगर किसी एक डिसीजन लेने में डर लग रहा है और बाद में आपको उस डिसीजन पर रिग्रेट हो जाए तो वो डर कितना महंगा साबित हुआ। फोरू कहते हैं कि शॉर्ट टर्म फियर से ज्यादा डेंजरस है लॉन्ग टर्म रिग्रेट। इसलिए टेम्परेरी डिस्कंफर्ट से मत डरो, वो आपको हमेशा के लिए स्ट्रॉन्गर बना सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।